क्या कहा आज से? क्या पहले न थे? फरीदी ने हंसकर कहा। नहीं, पहले भी था, हमीद ने कहा और दोनों खामोश हो गए। इंस्पेक्टर फरीदी आइंदा के लिए प्रोग्राम बना रहा था। फाटक पर कार की आवाज़ सुनकर डॉक्टर शौकत बाहर आया था। इंस्पेक्टर फरीदी ने सारे वाक़यात बिलमुखल इसे बता दिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अब मुतमईन हो जाओ। फरीदी ने शौकत के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा असल दुश्मन अब भी आज़ाद है और वो किसी वक्त भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, लिहाजा एहतियात की ज़रूरत है। मैं फिक्र में हूँ और कोशिश करूँगा कि इसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर दूँ। इंस्पेक्टर फरीदी को अफसोस था कि सरकारी तौर पर वो इस केस का इंचार्ज न हो सकता था। अभी इसकी छुट्टी ख़त्म होने में 2 माह बाकी थे। इसे अब इस बात का ख्याल था कि दूसरे कत्ल के बाद से इस मामले में इसकी दस्तंदाजी का हाल ऑफिसरों को ज़रूर मालूम हो जाएगा, जो असूलन किसी तरह दुरुस्त न था। लेकिन इसे इसकी परवाह न थी। मुलाजमत की परवाह इसे कभी थी और ना अब। वो खुद भी साहिब जायदाद और शान से ज़िंदगी बसर करने का आदी थे। इस मुलाजमत की तरफ इसे दरअसल इसकी अफ्तादे तबालाई थी, वरना वो इतना दौलतमंद था कि इसके बगैर भी अमीरों की सी ज़िंदगी बसर करता था। दूसरी वारदात के दूसरे दिन सुबह जब वो सोकर उठा तो इसे मालूम हुआ कि चीफ इंस्पेक्टर साहब का अर्दली अरसे से इसका इंतज़ार कर रहा है। दरियाफ्ते हाल पर पता चला कि चीफ साहब इसे बंगले पर बेसब्री से इंतज़ार का कह रहे हैं और पुलिस इंस्पेक्टर साहब भी वहाँ मौजूद है। फरीदी का माथा ठनका। इसने लापरवाही से नाखुशगवार ख्यालात को जहन से निकाल फेंका और नाश्ता वगैरह से फारग होकर चीफ साहब के बंगले की तरफ रवाना हो गए। हेलो फरीदी, चीफ साहब ने इसका खैर मकदम करते हुए कहा। हम लोग देर से तुम्हारे मुंतज़िर थे। मुझे ज़रा देर हो गई, फरीदी ने बेपरवाही से कहा। इस वक्त एक अहम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आपको तकलीफ दी गई है। पुलिस कमिश्नर ने अपना सिगार केस इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। शुक्रिया, फरीदी ने सिगार लेते हुए कहा। फरमाई। मिस्टर फरीदी, 24 घंटे के अंदर इस इलाके में 2 अदद वारदातें हुई हैं। इनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। पुलिस कमिश्नर ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, और आप ये भी जानते हैं कि तब्दील होकर यहाँ आए हुए मुझे सिर्फ 10 दिन हुए। ऐसी सूरत हाल में मेरी बहुत बदनामी होगी। सिविल पुलिस तो कतई नकारा है और मामला इंतहाई पेचीदा है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी बकिया छुट्टी फ़िलहाल कैंसिल करा लें और इसका मैं ज़िम्मा लेता हूँ कि कातिल का पता लग जाने के बाद मैं आपको 2 के बजाय 4 माह की छुट्टी दिला दूँगा। ये मेरा दोस्ताना मशवरा है, इसे अफसरी और मातहती से कोई ताल्लुक़ नहीं। जी, मैं हर वक्त और हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ, फरीदी ने अपनी आरजू पूरी होते देखकर पुरखलूस लहजे में कहा। बहुत बहुत शुक्रिया पुलिस कमिश्नर साहब, इत्मीनान का सांस लेकर बोले। कल रात आप अपना बयान देकर चले आए थे। इसके बाद नेपाली के खेमे की तलाशी लेने पर 7,000 रुपए के नोट बरामद हुए, जो कम अज़ कम इसकी हैसियत से ज़्यादा थे। इसके पसंदाज होने का ख्याल इसलिए पैदा नहीं होता कि वह अपनी आमदनी से बढ़कर खर्च करने वाला आदमी था। इन रुपयों के अलावा कोई और चीज़ ऐसी न मिल सकी जिससे इसके कातिल की शख्सियत का पता लग सकता। बहरहाल सबिता देवी के कातिल के सुराग का सेहरा तो आप ही के सर है, लेकिन अब इसके कातिल का पता लगाना बहुत ज़रूरी है और ये काम सिवाय आपके और कोई नहीं कर सकता। मैंने कल रात ही ये दोनों केस महकमा सुराग रसानी के सुपुर्द कर दिए हैं। अब बकिया हिदायत आपको चीफ इंस्पेक्टर से मिलेंगी और मैं तुमको इस केस का इंचार्ज बनाता हूँ। चीफ इंस्पेक्टर साहब ने कहा, इसके कागजात 10 बजे तक तुम्हें मिल जाएंगे। ये तो आप जानते हैं कि मैं केस की तफ्तीश शुरू ही कर रहा हूँ और मैंने इस सिलसिले में अपना तरीक़ाकार भी मुकम्मल कर लिया है, लेकिन आपसे इस्तदा है कि आप यही जाहिर होने दें कि मैं छुट्टी पर हूँ और यह मामला अभी तक महकमा सुराग रसानी तक नहीं पहुँचा। तो इस केस में भी तुम अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अकेले ही काम करोगे, चीफ इंस्पेक्टर पुलिस ने कहा। यह आदत ख़तरनाक है। मुझे अफसोस है कि बाज़ वजूहात की बिना पर जिन्हें मैं अभी जाहिर नहीं करना चाहता, मुझे यही तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। अच्छा, अब इजाज़त चाहता हूँ। इंस्पेक्टर फरीदी के घर पर सर्जेंट हमीद इसका इंतज़ार कर रहा था। इसकी आंखों से मालूम हो रहा था जैसे वो रात भर न सोया हो। फरीदी के घर पहुंचते ही वो बेताबी से इसकी तरफ बढ़ा। कहो, खैरियत तो है? फरीदी ने कहा। तुम कुछ परेशान से मालूम होते हो। कुछ क्या, मैं बहुत परेशान हूँ, हमीद ने कहा। आखिर बात क्या है? कल रात तकरीबन 1 बजे मैं आपके घर से रवाना हुआ। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। पहले तो ख्याल हुआ कि कोई राहगीर होगा, लेकिन जब मैंने अपना शुबा रफा करने के लिए यूं ही बेमतलब पेज दर पेज गलियों में घुसना शुरू किया तो मेरा शुबा यकीन की हद तक पहुंच गया, क्योंकि वो अब भी मेरा पीछा कर रहा था। खैर, मैंने घर पहुंचकर ताला खोला और क्वार्टर बंद करके दुर्जे से झांकता रहा। मेरा ताकुब करने वाला मेरे मकान के सामने खड़ा दरवाजे की तरफ दिख रहा था। फिर वो आगे बढ़ गया। मैं दबे पाँव बाहर निकला और अब मैं इसका पीछा कर रहा था। इस किस्म का ताकुब कम अज़ कम मेरे लिए नया तजर्बा था।
क्योंकि ताकुब करते करते 5 बज गए। ऐसा मालूम होता था जैसे वो यूं ही बिला मकसद आवारागर्दी करता फिर रहा है। मुझे अफसोस है कि मैं इसका चेहरा न देख सका, क्योंकि इसने अपने चप्पड़ का कॉलर खड़ा कर रखा था और इसकी नाइट कैप इसके चेहरे पर झुकी हुई थी। तकरीबन 5 बजे वो बॉटम रोड और बैली रोड के चौराहे पर रुक गया। वहाँ एक कार खड़ी थी, वो इसमें बैठ गया और कार तेजी से शुमाल की जानिब रवाना हो गई। वहाँ इस वक्त मुझे कोई सवारी न मिल सकी, लिहाजा 3 मील पैदल चल कर आ रहा हूँ। शायद रात से अब तक मैंने 15 मील का चक्कर लगाया होगा। तुम्हारी नई दरियाफ्त तो बहुत दिलचस्प है, फरीदी कुछ सोचते हुए बोला। वो थोड़ी देर तो चुप रहा, इसकी आंखें इस तरह धुंधला गई जैसे इसे नींद आ रही थी। फिर अचानक इनमें एक तरफ की वहशियाना चमक पैदा हुई और इसने जोरदार कहका लगाया। क्या कहा तुमने? फरीदी बोला। वो बॉटम रोड के चौराहे से शुमाल की जानिब चला गया। जी हाँ, और तुम्हें शायद मालूम ना होगा कि इसी चौराहे पर से अगर तुम जनूब की तरफ चलो तो 15 मील चलने के बाद तुम राजरूप नगर पहुंच जाओगे। अब मुझे यकीन हो गया कि मुजरिम का सुराग राजरूप नगर ही में मिल सकेगा। देखो, अगर वो सचमुच तुम्हारा पीछा कर रहा होता तो तुम्हें इसका एहसास तक न होने देता। इसने दीदाए दानिस्ती ऐसा किया ताकि तुम इसके पीछे लग जाओ और वो चौराहे से जनूब की तरफ जाने के बजाय शुमाल की तरफ जाकर मेरे दिल से इस ख्याल को निकाल दिया कि असल मुजरिम राजरूप नगर का बाशिंदा है। ओ मेरे खुदा, तो इसका ये मतलब है कि वो नेपाली के कत्ल के पहले से हम लोगों के करीब ही करीब रहा और इसने मैनेजर के दफ्तर में भी हमारी गुफ्तगू सुनी। वहीं राजरूप नगर की गुफ्तगू आई थी। अखबार में तो इसका हवाला नहीं था। मुजरिम मामूली जहानत का आदमी नहीं था। मालूम होता है कि क्या तुम इसका हुलिया बता सकते हो? ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इसका चेहरा न देख सका, हमीद ने कुछ सोच कर कहा। लेकिन रुकिए, इसमें एक खास बात थी जिसकी बिना पर वो पहचाना जा सकता है। इसकी पीठ पर बड़ा सा कोबड़ था। अम्मा छोड़ो भी, कोबड़ तो कोट के नीचे बहुत सा कपड़ा ठोंस कर भी बनाया जा सकता है। अगर वो सचमुच कुबड़ा होता तो तुम्हें अपने पीछे आने की दावत ही न देता। वल्लाह, आपने तो शर्लॉक होम्स के भी कान काट कर खा लिए हैं। हमीद हंस कर बोला। तुमने फिर वही जासूसी नावल के जासूस के हवाले देने शुरू कर दिए। फरीदी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। बाखुदा मैं मज़ाका नहीं उड़ा रहा था। खैर हटाओ, मैं इस वक्त तन्हा राजरूप नगर जा रहा हूँ। यह आपने बहुत अच्छा किया कि आप तन्हा राजरूप नगर जा रहे हैं। मैं रात भर नहीं सोया। अगर तुम सोते भी होते तो भी मैं तुम्हें अपने साथ न ले जाता, क्योंकि तुम छुट्टी पर हो और मैं अपनी छुट्टियां कैंसिल करा दी हैं और ये केस सरकारी तौर पर मेरे सुपुर्द किया गया है। ये कब? हमीद ने मुतहैयर होकर पूछा। अभी फरीदी ने जवाब देकर और सारे वाक़यात बता दिए। तो फिर वाकई आप तन्हा जाएंगे? हमीद ने कहा। अच्छा ये तो बताइए कि आपने अपना तरीक़ाकार सोच लिया है? कतई, फरीदी ने जवाब दिया। कल रात मैंने तुम्हारे जाने के बाद ही राजरूप नगर के मुतालिक बहुत सी मालूमात बहम पहुंचाई हैं। मसलन यही कि राजरूप नगर नवाब साहब वजाहत मिर्ज़ा की जागीर है और नवाब साहब किसी शदीद किस्म की ज़हनी बीमारी में मुब्तला है। मुझे ये भी मालूम हुआ कि वो करीबन 15 रोज़ से दिन रात सो रहे हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाहिए कि वो बेहोश है। इनकी फैमिली डॉक्टर की राय है कि सरकारी ऑपरेशन कराया जाए, लेकिन मौजूदा मुआलिज कर्नल तिवारी जो पुलिस अस्पताल के इंचार्ज हैं ऑपरेशन के खिलाफ है। दूसरी बात मालूम हुई है वो ये है कि नवाब साहब लवलद हैं, इनके साथ इनका सौतेला भतीजा और इनकी बेवा बहन अपनी जवान लड़की समेत रहती है। मुझे जहाँ तक पता चला है कि नवाब साहब ने अपनी जागीर के मुतल्लिक अभी तक किसी किस्म का कोई वसीयतनामा नहीं लिखा है। क्या ये मुमकिन नहीं कि इनकी बेवा बहन या सौतेले भतीजे में से कोई भी जायदाद के लालच में ये ख्वाहिश नहीं रख सकता कि नवाब साहब होश में आने से पहले ही मर जाए? बहुत मुमकिन है कि इसी मकसद के तहत ज़हनी बीमारियों के मशहूर तरीन डॉक्टर शौकत को कत्ल करा देने की कोशिश की गई हो, महज इस डर से कि कहीं नवाब साहब इसके ज़ेरे इलाज ना आ जाए, क्योंकि उनका फैमिली डॉक्टर ऑपरेशन पर जोर दे रहा था। फरीदी खामोश हो गया। आपके दलाइल बहुत वजनी मालूम होते हैं, हमीद बोला, लेकिन आपका तनहा जाना ठीक नहीं। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो कि तरीक़ाकार समझ में आ जाने के बाद मैं तनहा काम करने का आदी हूँ। फरीदी ने हंस कर कहा। और फिर तुमने अभी हाल ही में एक अदद इश्क भी किया है। मैं तुम्हारे इश्क में गड़बड़ नहीं पैदा करना चाहता। वापसी मैं तुम्हारी महबूबा के लिए एक अदद अंगूठी ज़रूर लेता आऊँगा। अच्छा अब तुम नाश्ता करके यहीं सोते रहो और मैं चला गया। राजरूप नगर में नवाब वजाहत मिर्ज़ा की आलीशान कोठी बस्ती से करीबन 1.5 मील के फासले पर वाक़ थी। नवाब साहब बहुत शौकीन आदमी थे, इसीलिए उन्होंने इस कस्बे को नन्ना मुन्ना सा खूबसूरत शहर बना दिया था। बस सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइट की कसर रह गई थी।
लेकिन उन्होंने अपनी कोठी में एक ताकतवर डायनेमो लगाकर इस कमी को पूरा कर दिया था। अलबत्ता कस्बे वाले बिजली की रोशनी से महरूम थे। कोठी के चारों तरफ 4 फरलांग के रकबे में खुशनुमा बागात और साफ और शफाफ रोशनी का जाल बिछा था। नवाब साहब की कोठी से 1.5 फरलांग के फासले पर एक कदीम वज़ा की इमारत थी, जिसमें एक छोटा सा मीनार था। किसी ज़माने में इस मीनार का ऊपरी हिस्सा खुला रहा होगा और नवाब साहब के आबाओ अजदाद इस पर बैठकर तफरीह किया करते होंगे, लेकिन अब यह भी बंद करा दिया गया था। सिर्फ 2 खिड़कियां खुली रह गई थी। एक खिड़की में एक बड़ी सी दूरबीन लगी हुई थी, जिसका कतर तकरीबन 1 फीट रहा होगा। इस इमारत में मशहूर माहिर फल्कियात प्रोफेसर इमरान रहता था। नवाब साहब ने ये पुरानी इमारत इसे किराए पर दे रखी थी। इसने इस मीनार की बलाई मंजिल को चारों तरफ से बंद करा के इस पर अपनी सितारों की रफ्तार का जायजा लेने वाली बड़ी दूरबीन फिट करा ली थी। कस्बे वालों के लिए वो एक पुरस्कार आदमी था। बहुतों का ख्याल था कि वो पागल है, इसे आज तक किसी ने इस 4 फरलांग के रकबे से बाहर न देखा था। इंस्पेक्टर फरीदी कोठी के करीब पहुंचकर सोचने लगा कि किस तरह अंदर जाए। दफातन एक नौकर बरामदे में आया। फरीदी ने आगे बढ़कर इससे पूछा, अब नवाब साहब की कैसी तबीयत है? अभी वही हाल है, नौकरी से घूरता हुआ बोला। मैं रोजनामा खबर का नुमाइंदा हूँ और कवर सलीम से मिलना चाहता हूँ। यहाँ अंदर हाल में तशरीफ लाइए, मैं उन्हें खबर करता हूँ। फरीदी बरामदे से गुजरकर हाल में दाखिल हुआ। हॉल की दीवारों पर चारों तरफ नवाब साहब की आबाओ अजदाद की कद आदम तस्वीरें लगी हुई थी। फरीदी इनका जायजा लेते लेते चौंक पड़ा। इसकी नजरें एक पुरानी तस्वीर पर जमी हुई थी। इसे ऐसा मालूम हुआ जैसे घनी मूंछों और दाढ़ी के पीछे कुछ जाना पहचाना चेहरा है। अरे वो मारा बेटा फरीदी, वो अपने आप ही बिड़बिड़ाए। वो कदमों की आहट से चौंक पड़ा। सामने के दरवाजे से एक लंबा तरंगा नौजवान कीमती सूट में मलबूस खड़ा था। पहले तो वो फरीदी को देखकर झिझका, फिर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। साहब, आप नामा निगारों से तो मैं तंग आ गया हूँ। वो हंसकर बोला, कहिए आप क्या पूछना चाहते हैं? शायद मैं कवर साहब से हम कलाम होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। फरीदी ने अदब से कहा। जी हाँ, मुझे कवर सलीम कहते हैं, इसने बेदिली से कहा। जो कुछ पूछना है जल्दी पूछिए, मैं बहुत मशगूल आदमी हूँ। नवाब साहब का अब क्या हाल है? अभी तक होश नहीं आया और कुछ। कब से बेहोश है? 15 दिन से। फैमिली डॉक्टरों की राय है कि ऑपरेशन किया जाए, लेकिन कर्नल तिवारी इसके हक में नहीं है। अच्छा, बस अब मुझे इजाजत दीजिए। वो फिर इसी दरवाजे की तरफ घूम गया जिस तरफ से आया था। फरीदी के लिए वापस जाने के अलावा और कोई चारा ही क्या था? जब वो पुरानी कोठी के पास से गुजर रहा था तो यक बयक इसकी हैट उछलकर इसकी गोद में आ रही थी। हैट में बड़ा सा छेद हो गया था। इसने दिल में कहा, बाल बाल बचे फरीदी साहब, अब कभी मोटर की छत गिराकर सफर न करना। अभी तो इस बेआवाज राइफल ने तुम्हारी जान ही ले ली थी। थोड़ी दूर चलकर इसने कार रोक ली और पुरानी कोठी की तरफ पैदल वापस लौटा। मेहंदी की बाढ़ की आड़ से इसने देखा कि पुरानी कोठी के बाग में एक अजीबुल खलकत बूढ़ा एक छोटी नाल वाली निहायत ताकतवर राइफल लिए गुलहरियों के पीछे दौड़ रहा था। फरीदी मेहंदी की बाढ़ फलांग कर अंदर पहुंच गया। बूढ़ा चौंक कर इसे हैरत से देखने लगा। बूढ़े को देखकर इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुर्दा कब्र से उठकर आ गया हो, या फिर जैसे वो कोई भूत हो। उसका रंग हल्दी की तरह फैला था। बाल क्या भुए तक सफेद हो गई थी। चेहरा लंबा था और गालों की हड्डियां उभरी हुई थी। दाढ़ी मूंछ साफ, होंठ इतने पतले थे कि इनके दरमियान सिर्फ एक बारीक सी गहरी लकीर नजर आ रही थी, लेकिन आंखों में बला की चमक और जिस्म में हैरत अंगेज फुर्तीलापन था। वो उछलकर फरीदी के करीब आ गया। मुझसे मिलिए, मैं प्रोफेसर इमरान हूँ, माहिर फल्कियात। और आप? मुझे आपके नाम से दिलचस्पी नहीं। फरीदी इसे घूर कर बोला। मैं तो इस खौफनाक हथियार में दिलचस्पी ले रहा हूँ जो आपके हाथ में है। हथियार? बूढ़े ने खौफनाक कहका लगाया। ये तो मेरी दूरबीन है। वो दूरबीन ही सही, लेकिन अभी इसने मुझे दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया होता। फरीदी ने अपनी हैट का सुराख इसे दिखाया। बूढ़े की आंखों से खौफ झांकने लगा। इसने एक बार गौर से राइफल की तरफ देखा और फिर हंस कर कहा, शायद आप ठीक कह रहे हैं, ये वाकई राइफल ही है। मैं गुलहरियों का शिकार कर रहा था। माफी चाहता हूँ और अपनी दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ाता हूँ। बूढ़े ने फरीदी का हाथ अपने हाथ में लेकर इस जोर से दबाया कि इसके हाथ की हड्डियां तक दुखने लगी। इसने ही फुल बहिसा बूढ़े में इतनी ताकत देखकर फरीदी बौखला सा गया। आइए अंदर चलिए, आप एक अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। वो फरीदी का हाथ पकड़े हुए पुरानी कोठी में दाखिल हुआ। आजकल गुलहरियां और दूसरे छोटे जानवर मेरा खास मौजू है। आइए मैं आपको इनके नमूने दिखाऊं। वो फरीदी को एक तारीक कमरे में ले जाता हुआ बोला। कमरे में अजीबो गरीब तरह की खुशगवार सी बू फैली हुई थी। बूढ़े ने कई मोमबत्तियां जलाई। कमरे में चारों तरफ मुर्दा जानवरों के ढांचे रखे हुए थे। बहुत से छोटे जानवर कीलों की मदद से लकड़ी के तख्तों में जकड़ दिए गए थे। इनमें से कई खरगोश और कई गुलहरियां तो अभी तक जिंदा थी, जिनकी तड़प बहुत ही खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। कभी कभी कोई खरगोश दर्द की तकलीफ से चीख उठता था।
फरीदी को इख्तलाज सा होने लगा और वो घबरा कर कमरे से निकला। अब आइए मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेटरी दिखाऊं। ये कहकर वो मीनार के जीनों पर चढ़ने लगा। फरीदी भी इसके पीछे चल रहा था। मीनार तकरीबन 25 फीट चौड़ा रहा होगा। आखिर में वो एक कमरे में दाखिल हुए जो बालाई मंजिल पर था। वहीं एक खिड़की में दूरबीन नस्ब थी। यहाँ ये वो दूरबीन के शीशे में झुककर बोला, मैं इस वक्त नवाब साहब की ख्वाबगाह का मंजर इतना साफ देख रहा हूँ जैसे वो यहाँ से सिर्फ 5 फीट के फासले पर हो। नवाब साहब चित लेटे हैं, इनके सिरानी इनकी भांजी बैठी है। ये लीजिए देखिए। फरीदी ने अपनी आंख शीशे से लगा दी। सामने वाली कोठी की कुशादा खिड़की खुली हुई थी और कमरे का मंजर साफ नजर आ रहा था। कोई शख्स सर से पैर तक मखमल का लिफाफ ओढ़े लेटा था और एक खूबसूरत लड़की सिरहाने बैठी थी। मैं सामने वाले कमरे के बहुत से राज जानता हूँ, लेकिन तुम्हें क्यों बताऊं? बूढ़ा फरीदी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बस करो अब आओ चले, मुझे किसी के राज जानने की जरूरत ही क्या है। फरीदी अपने शाने उछालता हुआ बोला। बूढ़ा कहका लगाकर बोला, क्या मुझे अहमक समझते हो? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये जुमला तुमने महज इसलिए कहा है कि मैं सारे राज उगल दूं। तुम खतरनाक आदमी मालूम होते हो। अच्छा अब चलो मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दूं। वो दोनों नीचे उतरे। अभी वो हाल ही में थे कि दरवाजे पर कवर सलीम की सूरत दिखाई दी। आप यहाँ कैसे? इसने फरीदी से पूछा। क्या आप प्रोफेसर को जानते हैं? जी नहीं, लेकिन आज इन्हें इस तरह जान गया हूँ कि जिंदगी भर न भुला सकूंगा। क्या मतलब? आप गुलहरियों का शिकार करते करते आदमी का शिकार करने लगे थे। फरीदी प्रोफेसर के हाथ में दबी हुई राइफल की तरफ इशारा करके बोला। मेरी हैट मुलाहिजा फरमाई। ओ समझा। कवर सलीम तेज लहजे में बोला, प्रोफेसर तुम बराहे करम हमारी कोठी खाली कर दो, वरना मैं तुम्हें पागल खाने भिजवा दूंगा, समझे? बूढ़े ने खौफजदा निगाहों से कवर सलीम की तरफ देखा और बेसाख्ता भाग कर मीनार के जीनों पर चढ़ता चला गया। माफ कीजिएगा, ये बूढ़ा पागल है, खामखा हमारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।